संजय सर क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। लॉकडाउन के इस कड़ी में हम लोग बच्चों के पढ़ाई की क्षतिपूर्ति को पूरी करने के लिए मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यथासंभव बच्चों को सहायता देने के उद्देश्य से संजय सर क्लासेस को आरंभ किया गया है। और संजय सर क्लासेस के आज के बिंदु, आज का विषय वस्तु अर्थव्यवस्था के प्रकार होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले कक्षा में अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, जिसमें से उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था की चर्चा पिछली कक्षा में कर चुके थे। आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है, अविकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है और इन दोनों अर्थव्यवस्था के बीच में अर्धविकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है, यह जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर विकसित अर्थव्यवस्था को अगर हम समझ जाएं तो निश्चित तौर पे अविकसित और अर्धविकसित की समझ भी हम बना पाएंगे। अविकसित, विकसित, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था का पैमाना कहीं न कहीं प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधनों से संबंधित होता है। जिस देश या स्थान में विकसित अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ के जो संसाधन है, वहाँ के जो लोग हैं, वे प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण होते हैं। वे इन संसाधनों का उपयोग प्रौद्योगिकी की मदद से उन्नत रूप में करते हैं। चूंकि प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक संसाधनों का उपलब्धता ही पैमाना है विकसित, अविकसित, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था का। जहां एक ओर देख रहे हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था में भौतिक, मानवीय और प्राकृतिक संसाधन का उपलब्धता है, वहीं दूसरी ओर अविकसित अर्थव्यवस्था में भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों में से कोई एक संसाधन का अभाव होता है। और अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में यहाँ भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है, लेकिन वे इनका प्रयोग उच्चतम या उच्च प्रकार से नहीं कर पाते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को देखते हुए यह पता चलता है कि जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, वे उच्च राष्ट्रीय आय होते हैं, उनके इनकम ज़्यादा होते हैं, प्रति व्यक्ति उसका इनकम ज़्यादा होगा, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा। वही अगर अविकसित की बात करेंगे तो इसका प्रति व्यक्ति इनकम काफ़ी कम होगा। चूंकि पता है कि जिस भी समाज का प्रति व्यक्ति इनकम कम है, इसका अर्थ यह होता है कि वहाँ का आर्थिक ढांचा प्राथमिक क्षेत्र पर टिका हुआ होगा। अर्थात अविकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र पर टिका हुआ है आर्थिक व्यवस्था। लेकिन इसमें क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र अधिक ज़्यादा विकसित होता है। यानी कंट्रीब्यूशन प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा होता है। प्राथमिक क्षेत्र पता है कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, खनिज संपदा, ये सब प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है।
हम लोग देखते हैं कि जो लोग गांव में निवास करते हैं, खेती करते हैं, पशुओं को पालते हैं, वानिकी करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, यह जिस जगह पे खनिज संपदा है, ऐसे क्षेत्रों के लोगों का जीवन निम्न स्तर के होते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक रूप से या संपूर्ण आर्थिक ढांचा प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र पर आश्रित अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर होती है। वहीं विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में अगर आप चलेंगे तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में यहाँ द्वितीय और तृतीय क्षेत्र ज़्यादा डेवलप होता है। और अगर यहाँ अर्धविकसित की बात करेंगे तो ये किसी प्रकार के काम के नहीं है। मतलब यहाँ ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र पर जोर दिया जाएगा, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र कमजोर होता है। विकसित अर्थव्यवस्था के लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनके पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होते हैं, तो इनके मानव संसाधन उन्नत होते हैं, समृद्ध होते हैं, जिस वजह से इनके पास नए नए टेक्नोलॉजी की मदद से ये पूंजी निर्माण करते हैं, ज़्यादा कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कच्ची सामग्रियों को परचेज करके उनका जो तैयार वस्तु है, रेडी प्रोडक्ट है, तैयार माल है, वो उनको बिक्री करते हैं। जापान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देश की विशेषताएं ये है कि इनमें से कुछ देशों के पास प्राकृतिक संपदा है, खनिज संपदा के नाम पर नगण्य है, खनिज संपदा यहाँ नगण्य है, लेकिन ये दूसरे देशों से कच्चे मटेरियल, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, और जब वह उनको तैयार माल को बेचते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। जापान को लीजिए, 1 किलो लोहा आप उसको 50 रुपये किलो देते हैं जापान को, लेकिन वो जापान 1 किलो लोहा से वो 1000 रुपये कमाता है। वो 1 किलो लोहा में टेक्नोलॉजी को डाल देता है और वो ज़्यादा इनकम करता है। तो ये खास होती है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश की, क्योंकि वो शिक्षा ज़्यादा है और शिक्षा में स्किल है, कौशल है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह जनसंख्या का भार कम होगा, और जनसंख्या जहाँ कम होगा और इनकम ज़्यादा होगा तो उनका जीवन स्तर तो अच्छा होगा ही। अगर इसकी बात करेंगे अविकसित अर्थव्यवस्था का, तो इस अविकसित अर्थव्यवस्था में पूरी आर्थिक ढांचा कहीं ना कहीं कृषि पर आधारित होगा, प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगा, यहाँ मानवीय, प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों में से कोई एक संसाधन का यहाँ अभाव होगा, रूढ़िवादी होगा, है ना। और यहाँ तरह तरह की परेशानी होगी। मूलभूत वस्तुएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो मूलभूत वस्तुएं हैं, यहाँ आपको अभाव मिलेगा। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था इन दोनों के बीच का अर्थव्यवस्था है। यहाँ प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक संसाधन हैं, लेकिन होने के बावजूद भी ये इसका प्रयोग उच्च ढंग से नहीं कर पाएगा। यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा, जिस कारण से यहाँ के जो लोग होंगे वो ज़्यादा स्किलफुल नहीं होंगे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो समस्या भी ज़्यादा होगी, और जिसका प्रभाव शिक्षा पे पड़ता है। शिक्षा में स्किल का कमी होगा। आज भारत देश की आबादी कहीं ना कहीं विश्व में फर्स्ट रैंक आने को है आबादी के मामले में। कल्पना नहीं कर सकते हैं आप लोग, अगर इनकी आबादी में स्किल आ जाए,
याद रखिए, हम विश्व में सबसे आगे खड़े हो जाएंगे, लेकिन आज हमारे देश के पॉपुलेशंस में स्किल की कमी है, उनको कौशल नहीं किया जा रहा है। आज हर लड़का मैट्रिक इंटर करता है और कंपटीशन में लग जाता है, खासकर बिहार यूपी वाले लड़के। अगर वो इसका प्रयोग, अगर यहाँ शिक्षा व्यवस्था चेंज हो, पॉलिसी चेंज हो और बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वो इंटर करने के बाद, 12th करने के बाद वो किसी वस्तु को निर्माण करने के योग्य हो जाए, वो प्रोड्यूसर के रूप में आगे आ जाए, तो समझिएगा कि हमारा देश उस दिन से सबसे आगे पंक्ति पे खड़ा होगा। लेकिन हमारे यहाँ स्किल्स की कमी है। तो वही कहा जा रहा है कि अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं ना कहीं अब चाइना, ये सब अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के हिस्से हैं। इसके विशेषताएं क्या होती है? यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा, कृषि पे बोझ ज़्यादा होगा, ये कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल को ज़्यादा सप्लाई करेगा, तो है ना। यहाँ शिक्षा की स्थिति डमाडोल होगी, कौशल की कमी होगी, ये सब विशेषताएं हैं। अब इनके साथ अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। आप थोड़ा इसको उतार लीजिए।